एवरीवन, मैं शुभम सर आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो बेटे, कल जो है हमने जो डिस्कस किया था अपने पहले वीडियो में, वो डिस्कस किया था प्रकाश के परावर्तन के बारे में, प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। तो जो नियम बताए थे उस नियम में आपसे बताया गया था कि इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम था कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पर हमने अपने टॉपिक को एंड भी किया था। आज जो है हम अपने टॉपिक को यहीं से आगे लेकर चलेंगे, लेकिन पहले इसके बारे में थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो मैंने आपको सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था प्रकाश के परावर्तन का नियम में जो डिस्कस आप लोग। तो पहला जो नियम था ये था, और उससे भी पहले मैंने आपको डिस्कस किया था प्रकाश के परावर्तन होता क्या है। तो मैंने आपसे बताया था कि प्रकाश के परावर्तन अगर हमें लिखना है, इसको समझना है, एक्सप्लेन करना है, तो हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि सर जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से होकर आती है या किसी माध्यम में चलती है, चलने के बाद प्रकाश किरण जिस वस्तु से टकराती है और टकराकर अगर वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आईने में यानी कि मिरर में खुद को देखना उदाहरण है प्रकाश के परावर्तन का। या पानी की सतह पर, पानी की लेयर के ऊपर अगर जब आप पानी में देखते हैं तो आपको अपनी इमेज दिखाई देती है, आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसको क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। वो प्रकाश के परावर्तन के द्वारा ही संभव है। तो ये उदाहरण किसके हो गया? प्रकाश के परावर्तन के हो गया। आप आईने में खुद को देख रहे हैं, क्या प्रकाश का परावर्तन है। दूसरी मेन चीज, पानी की लेयर है, पानी की सतह है, वहां पर आप खुद को देख रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन हो गया। ध्वनि का मेरा एग्जांपल मैंने आपको दिया, ध्वनि का परावर्तन। अगर आप एक कमरे में है, कमरा पूरा खाली है, पूरा खंडर जगह पर आप गए हुए हैं, अगर वहाँ पर खड़े हुए हैं, बाहर से कोई बच्चा आपको आवाज़ दे रहा है, उसमें 2 गेट हैं और मान लीजिए गेट नंबर 1 से आवाज़ आ रही है और वो आप तक पहुँची, टकराकर वो वापस आवाज़ चली गई, तो आपका ध्यान जिस तरफ प्रकाश ध्वनि की किरण जा रही होती है, ध्वनि जा रही होती है, उस तरफ आपका ध्यान जाता है। तो आप क्या सोचते हो कि प्रकाश जो है जिस तरफ जा रही है, जिस तरफ जा रही है उस तरफ से जो है प्रकाश आ रहा है। आपको ये समझ में आएगा कि भाई आपने ये समझा कि जब ध्वनि इधर, क्योंकि ध्वनि आती दिखाई तो नहीं सुनाई देती है, इसलिए आप देख नहीं पाए। अगर देख सकते तो पॉसिबल था। दूसरा कि जब प्रकाश की ध्वनि किरण आई, आने के बाद आपसे टकराने के बाद जब बाहर की तरफ को जाने लगी, जब दूसरी दिशा में जाने लगी, तो आपको क्या लगा कि शायद ध्वनि जो है गेट नंबर 2 की तरफ को जा रही है। तो आपने गेट नंबर 2 की तरफ से आ रही है, ये आपको ये लगा, तो आप उस तरफ देखते हैं। तो जब आपने गेट नंबर 2 की तरफ को देखा तो लेकिन हुआ क्या? उसके उल्टा था। गेट नंबर 1 से ध्वनि आई, आप पर टकराई, गेट नंबर 2 की तरफ को गई। तो यहां से क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि सर ध्वनि हो या प्रकाश हो, दोनों की आने की दिशा अलग होती है और जाने की दिशा अलग होती है। इसको भी परावर्तन कहा जाता है। जिस भी चीज का परावर्तन होगा उसी का नाम देता है। अगर प्रकाश की बात कर रहे हैं तो प्रकाश का परावर्तन, देखो ध्वनि भी उसी माध्यम में वापस लौटी है। ध्वनि हुई तो ध्वनि का परावर्तन, प्रकाश हुआ तो प्रकाश का परावर्तन। तो ऐसे चीज़ें जो है काम करती हैं और ऐसे टॉपिक हमें समझ में आता है कि ठीक है, जब प्रकाश से किरण किसी माध्यम में चलती है, चलने के बाद जिस वस्तु से टकराने के बाद अगर प्रकाश से किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जिसके 2 नियम थे प्रकाश के परावर्तन के। नियम नंबर 1 जो आपको बताया भी गया। अब मैंने क्या कहा था, रटने की जरूरत नहीं है, चित्र देखो और उसी के आधार पर आपको बताओ। एक बात और मैंने आपसे बताई कि एग्जाम में जो भी आप चित्र बनाएंगे वो आपको पेंसिल से बनाना है, पेन से नहीं बनाना। अगर आप पेन से बनाओगे तो गलती हो जाएगी और फिर आपको रब करने के उसे पूरा कट करना पड़ेगा। अगर आप पेंसिल से बनाओगे तो क्लियर चित्र बनेगा, साफ चित्र बनेगा, उसका इंप्रेशन अलग पड़ेगा। क्योंकि मेन चीज किस चीज की होती है? इंप्रेशन की होती है। देखो इंप्रेशन का प्रभाव कैसे पड़ता है। आप घर गए स्कूल के बाद, आपको भूख लग रही है और आपको खाने के लिए सिंपल 2 रोटी दे दी और एक सब्जी दी ठंडी। तो अब भूख लगी, आप उसको फिर भी मन मार के ठीक है खा लोगे नॉर्मल तरीके से। ये तो हो गया आपका नॉर्मल कंडीशन। लेकिन अगर उसी चीज़ को, उसी खाने को गर्म करके, सब्जी को भी गर्म कर दिया, रोटी को भी गर्म कर दिया, उसके साथ सलाद रख दी, दही वगैरह, ये सब चीज़ें आपको सामने रख दी, एक प्रेजेंटेशन आपको जो है अच्छी तरीके से दे दिया, तो आपको उसी चीज़ को खाने का फिर ज़्यादा मन करेगा, आप एक्स्ट्रा खाना खा पाओगे। तो यही बात है कि अगर हम नॉर्मल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, नॉर्मल तरीके से एक्सप्लेन करें, नॉर्मल तरीके से लिख कर आए तो नॉर्मली नंबर मिलेंगे। अगर ये 3 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम का, तो 3 नंबर में से नॉर्मल तरीके से वह आपको 1 या 1.5 नंबर देकर फ्री कर देगा।
लेकिन अगर आपने चित्र पेंसिल से बनाया है, हेडिंग डाली है ब्लैक पेन से, फिर साथ में इंग्लिश में भी लिख दिया, फिर आपने एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करा, तो तब संभावना बढ़ जाती है कि आपको जो है एग्जामिनर 3 में से 2.5 तक नंबर दे। मैक्सिमम जो है आपकी क्या बढ़ जाती है, इस बार की संभावना बढ़ जाती है कि ठीक है हाँ अब नंबर जो है ज़्यादा मिलेंगे। तो यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना है, समझने पर भी ध्यान देना है, क्योंकि समझने के साथ साथ जो है अगर प्रेजेंटेशन देकर आ रहे हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। क्योंकि बेटे देखो एग्जाम ना जब आपकी कॉपी चेक करेगा तो उस टाइम आप वहाँ पर नहीं होगे, आपको वो नहीं जानता, वो आपकी कॉपी के माध्यम से आपको जांच रहा है। तो प्रेजेंटेशन हमने कॉपी पर भी देनी है। तो दोनों चीज़ों का हमें खासतौर ध्यान रखना है, एक तो समझते हुए चल रहा है, दूसरा समझने के बाद प्रेजेंटेशन देनी है। देखो याद तो सब करके जाते हैं, लेकिन टॉपर कोई एक बनता है। क्या रीजन है? क्योंकि वो उसी काम को जो सब कर रहे हैं कुछ डिफरेंट तरीके से करता है, कुछ डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन कर पाता है, अपनी बात को समझा पाता है, क्योंकि वो भी जानता है कि एग्जाम के सामने हमारी कॉपी जाएगी, वो भी 2 या 3 मिनट के लिए। अगर उसे 2-3 मिनट में हमने उसका अट्रैक्शन अट्रैक्ट कर लिया, उसके अट्रैक्शन को हमने समझ लिया, हमारी कॉपी ने उसको अट्रैक्ट कर लिया, तो ज़्यादा नंबर हमें मिलते हैं, फिर हमारे नॉलेज के साथ साथ जो है नंबर भी गेन हो जाते हैं। तो दोनों चीज़ें अपनी इंपॉर्टेंस रखती है, नॉलेज भी इंपॉर्टेंस रखता है, तो साथ में प्रेजेंटेशन आप कैसे कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो अभी मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आप मान लो यही चीज लिख रहे हैं, इसको आपने हेडिंग डाल दिया, साथ में इंग्लिश में भी आपने लिख दिया, ब्लैक पेन से कर दिया, फिर आपने इसका चित्र पेंसिल से बनाया, फिर आपने इसको ब्लू पेन से आपने इसको लिखा, अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन करा, कॉपी में बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपकी कॉपी है, जरा सी भी कटिंग नहीं है, तो उस परिस्थिति में आपकी ये मानकर चलिए राइटिंग भी आपकी बहुत साफ है, तो यानी कि नॉलेज के साथ साथ आप ज़्यादा नंबर भी गेन कर पाओगे। और हमें ये दोनों चीज़ें भी लेकर चलनी है, नॉलेज तो नॉलेज, साथ में हमें आपने प्रेजेंटेशन भी एक्सप्लेन करनी, प्रेजेंटेशन को भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है, ताकि हम अपनी बात को समझा भी सके और नंबर भी उनसे ले सके, ताकि हमारे नंबर में इंक्रीमेंट हो जाए, हमारे परसेंटेज भी बढ़ जाए। तो नॉलेज प्लस प्रेजेंटेशन दोनों पर वर्क करना है, और साथ में वर्क किस चीज पर करना है कि हम अपने प्रैक्टिस भी करें। 3 चीज होती हैं। पहली चीज होती है आपकी नॉलेज कितना है, नंबर 1 बात। दूसरा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन कैसे, मैंने आपको बताया, जैसा आप लिख रहे हैं, कैसा आपको एक्सप्लेन करना। तीसरा होता है प्रैक्टिस। ये इन तीन चीजों के कॉम्बिनेशन से आपकी परसेंटेज इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, दोनों चीजें हो सकता है। आपको नॉलेज है, राइटिंग आपकी खराब है, प्रेजेंटेशन आपकी सही नहीं है, प्रैक्टिस आपने अच्छी कर रखी है, गलती नहीं होगी, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे आप, प्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे, साफ साफ नहीं लिख पाए, कटिंग भी कर दी, कहीं हुआ तो इसमें भी जैसे मान लो आप लोग क्या करते हैं कि कोई भी आपने वर्ड लिखा उसको ऐसे कट कर दिया, पेन से कर देते हैं, ये तरीका गलत है ना। आपने क्या कर दिया, इस कट करके क्या दिखा दिया कि सर हमने यहाँ पर गलती करी है, इस चीज़ को आपने खुद ही इंडिकेट कर दिया कि आके देख लीजिए ये गलती कर रखी है मैंने। फिर एग्जामिनर अगर उस चीज़ को इग्नोर भी कर रहा होगा तो आपने उसको वो ध्यान दिला दिया कि ये चीज़ है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। देखो बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, याद करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, प्रेजेंटेशन देते हुए हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें क्या गलतियां नहीं करनी है। जितनी गलती आप प्रैक्टिस में कर लोगे उतनी ही कम गलतियां आपकी एग्जाम में होंगी, और जितनी गलतियां आप प्रैक्टिस में नहीं करोगे उतनी ही ज़्यादा गलतियां फिर आपके एग्जाम में हो जाएगी, वहां पर आपको जो है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक नियम ये कहता है कि अगर हम कोई युद्ध लड़ने जा रहे हैं, कोई लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, तो हमें जितना खून हमारा प्रैक्टिस में बहेगा उतना ही कम खून हमारा जंग के मैदान में बहता है। अगर उस बात को लेकर चले कि जितना प्रैक्टिस में हम अपना प्रैक्टिस करते हुए, अभ्यास करते हुए, युद्ध के मैदान क्या कि युद्ध का अभ्यास करते हुए जितना खून हम अपना अभ्यास में बहा देंगे उतना कम खून हमारा कहां पर बहेगा, युद्ध के मैदान में बहेगा, अभ्यास करते हुए। और अगर यही बात को हम लेकर समझे कि जितनी गलतियां हम प्रैक्टिस में कर लेंगे वो ही गलती हमारे एग्जाम में नहीं होगी। जब वो गलती हमारे एग्जाम में नहीं हुई तो सीधा से क्या मतलब हो गया, आपके नंबर, आपका नॉलेज तो दोनों क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। हम लोग क्या काम करते हैं कि भैया गलती करने से डरते हैं, कोई क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ, हम क्या समझा, हमें तो ये नहीं आता, अरे अब तो आ गया ना,
आपने क्या कहा, एक न्यूमेरिकल्स आपने करके दिखा, आपको दिया गया करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, आपको टेस्ट लिया टीचर ने आपका, एक क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, ठीक है, आपने क्या काम किया, उसको आपको क्या लगा, प्रैक्टिस करते यार मुझे तो ये भी नहीं आता, अरे अब नहीं आता लेकिन अब आ गया ना, अब ये समझ में आ गया भाई ये वाली गलती मुझे अब नहीं करनी है। तो इस गलती करने से मत डरो, गलती करने से आपको क्या इंक्रीज होगा कि हाँ ये गलती हमें अब आगे नहीं करनी है, वो चीज़ आपके सामने आ गई जो पहले हाइट थी, छुपी हुई थी। तो यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि नॉलेज प्लस प्रेजेंटेशन कैसे एक्सप्लेन करना है, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, प्लस साथ में प्रैक्टिस, ये 3 चीज़ों पर आपको हर एग्जाम में, चाहे एग्जाम कोई से भी लेवल का हो, ध्यान रखना है। अगर रिटन एग्जाम है, एमसीक्यूज है तब तो आपके दोनों चीज़ें काम करेंगी, नॉलेज काम करेगा और आपका प्रैक्टिस काम करेगी। लेकिन अगर रिटन एग्जाम में आप परिभाषा भी लिखनी है, आपको सॉल्व करके दिखाना, उसको रिटन एग्जाम आपका इस तरीके से है, तो उस स्थिति में आपकी प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंस रखती है। तो ये 3 चीज़ें जो है आपकी तीनों वर्क करती हैं। तो इन 3 चीज़ों पर आप जब तैयारी कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट की आप तैयारी करें, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, मैथ की, हिंदी की, इंग्लिश की, इन तीनों चीज़ों पर ध्यान रखते हुए करनी है, ठीक है। और एक लेक्चर में आपको ये भी समझाया जाएगा कि हमें अपनी कॉपी जो हमारी आएगी, बोर्ड एग्जाम की कॉपी बड़ी होती है, आप 10th क्लास के बच्चे पहली बार बोर्ड देंगे, तो 10th क्लास के बच्चों के बाद भी सिखाई जाएगी कि कॉपी का प्रेजेंटेशन एग्जाम में किस तरह से करना है, ताकि हमें ज़्यादा नंबर मिले, कि कम शब्दों में ज़्यादा बात भी बता दे और हमें एग्जाम में जब उसको रिप्रेजेंट करें तो हमारे नंबर लगातार इंक्रीज हो। कम अगर हमें 1% याद भी है तो हमारी चीज़ें बढ़ जाए। देखो प्रेजेंटेशन से एक बेनिफिट आपका हो सकता है कि अगर आपको कम याद है, आपने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया, तो एग्जाम में आप उसकी चीज़ को इग्नोर कर सकता है कि लिखा तो बहुत अच्छा है, अच्छी डायग्राम बना रखा है, सब चीज़ बना रखी है, तो बीच में कहीं गलती हो गई तो उसको एक बार को इग्नोर कर देगा। लेकिन आपको अगर प्रेजेंटेशन ही ढंग की नहीं है, आप एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, साफ साफ नहीं लिख पा रहे हैं, तो नंबर तो कटने हैं। फिर आप चाहे कितना भी याद हो आपके, चाहे आप क्लास के टॉपर क्यों ना रहे हो 8वीं 9वीं के। तो दोनों बोर्ड एग्जाम का अलग है, 10th का लेवल अलग है, 12th का लेवल अलग है। 10th में अगर आप हैं तो समझते चलना है। दूसरी बात, आप गलतियों एक करते हैं, मान लो आपसे ये वर्ड गलत हो गया, तो आप क्या करोगे, इसका ऐसे रफ कर दोगे, अरे ऐसे किसने कहा रफ करने के लिए, ऐसे गलती करोगे, आप उसको बता रहे हो कि भैया मैंने यहाँ पर गलती करी, आकर देख ले, देख कहीं गलती तो नहीं है। वो क्या काम करेगा, फिर बिल्कुल देखेगा हाँ यहीं गलती कर रखी है, यहीं नंबर काट लो। नहीं, ऐसे नहीं करना है। अगर कोई भी वर्ड गलत हो रहा है, कोई भी वर्ड गलत हो रहा है, तो हमें बस इस तरीके से कर दें, एक ब्लैक पेन से उस पर, नीला है तो नीले पेन से लिखा हो तो नीले पेन से कर दे, ब्लैक पेन से लिखा हो तो ब्लैक पेन से कर दे। इससे क्या होगा, एक तो कॉपी में कटिंग नहीं दिखाई दी, दूसरा वो वर्ड भी कट हो गया, दोनों चीजें हो गई। बस इसी चीजों का, इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखें कि छोटी छोटी गलती ही एक बड़ी चीज, बड़ा बेनिफिट, बड़ा लॉस आपको दे जाती है कभी कभी, तब इन गलतियों पर ध्यान रखना है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब जो है, तो आपको ये बात सिखाई गई थी कि तो नियम क्या था, पहला कि परावर्तन के नियम को डिस्कस कर रहे हैं। पहले नियम मैंने कहा चित्र बना लो, ठीक है। अब इस चित्र से लिखी तो चित्र बता दे कि भाई कैसे कैसे लिखना है। आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ताल में लागू होते हैं, ठीक है। नंबर बात सही हो गया सर, पहला नियम क्लियर हो गया। दूसरा नियम मैंने आपसे क्या कहा कि जिस कोण से ध्वनि आ रही है, जिस कोण से प्रकाश आ रहा है, उसे कोण से प्रकाश वापस जाता है, तो इसका मतलब यही बात आपको लिखनी है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये मत कर देना कि परावर्तन कोण आपतन कोण के पहले, ये मतलब क्योंकि पहले तो किरण आई है ना, पहले तो आपतन हुआ है, उसके बाद ही परावर्तन हुआ है। तो ये नहीं कि पहले परावर्तन हो गया उसके बाद आपतन हुआ। तो आपतन कोण बराबर किसके होता है, परावर्तन कोण बराबर होता है। दो नियम होगा, दोनों चीजें क्लियर हो गई। तो इस तरीके से जो है एग्जाम में हमको एक्सप्लेन करना होता है चीज़ों को। तो आपको यही बात ध्यान रखनी है, एक तो हमें पहले टॉपिक क्लियर हो कि टॉपिक हमारा क्या, दूसरा हमारा ये बात क्लियर हो कि सर जो हमने नियम लिखे हैं उनको किस तरह से लिखा हुआ है। तो बेटा यहाँ तक क्लियर करने के बाद अब हम जो अगले टॉपिक पर आते हैं अपना, हमारा अगला टॉपिक यहाँ से बनता है दर्पण। कि दर्पण कैसे बना, कि प्रकाश हो गया, अब प्रकाश किसी न किसी वस्तु पर गिरेगा, ठीक है। अब जब वो टकरा कर आया, उसे आपने क्या नाम दे दिया, परावर्तन दे दिया। अगर वो दर्पण से टकराया तो प्रकाश, तो क्या हो गया, दर्पण के द्वारा, मिरर के द्वारा परावर्तन हो गया। तो इसलिए यहां पर परावर्तन के बाद दर्पण टॉपिक आ गया। अब आगे समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे दर्पण क्या होता है। मिरर, और साथ में ये भी समझेंगे कि कितने प्रकार का होता है। देखो दर्पण आप लोगों सबने लगभग सबके घरों में लगा हुआ होता है दर्पण। अब दर्पण को समझना है कि, लेकिन अगर कोई हमसे ये पूछ रहा है कि सर दर्पण क्या है, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे। आपके पास शीशा, इसका दूसरा नाम है,
आपसे वो कह रहा है, आपने कहा, मैं कहा ठीक है शीशा है, लेकिन इसका उसका दूसरा नाम होगा, जैसे आपका घर का कोई दूसरा नाम होता है, लेकिन दर्पण एक्सप्लेन करना है। तो अगर दर्पण को एक्सप्लेन करना है तो दर्पण को कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि दर्पण एक ऐसी वस्तु है जो प्रकाश को परावर्तित, इसलिए आपको पहला टॉपिक क्या पढ़ाएगा, प्रकाश का परावर्तित। अब आप समझिए परावर्तित का मतलब क्या होता है, परावर्तित, टकरा कर वापस आना। तो दर्पण एक ऐसी वस्तु है जो प्रकाश को परावर्तित करके आपकी छवि बनाती है, प्रतिबिंब बनाती है। क्या लिखते हैं कि दर्पण एक ऐसी वस्तु है जो प्रकाश को, क्योंकि देखो ये जो भी वर्ड लिखें उसका हर वर्ड का मतलब हमें पता हो कि दर्पण एक ऐसी वस्तु है जो प्रकाश को परावर्तित करके छवि बनाती है। छवि मतलब प्रतिबिंब। बनाती है। तो उस वस्तु को क्या कहा जाता है, दर्पण कहते हैं। जो भी वर्ड है पहले उस वर्ड का मीनिंग, वो तो दो प्रकार के, क्या आपने पढ़ रखा भी कि दर्पण दो प्रकार के होता है, उत्तर अर्थ, वो प्रकार हो गया। आपसे पूछा गया कि दर्पण क्या है, मिरर किसको बोलते हैं, तो सर दर्पण एक ऐसी वस्तु है जो प्रकाश को परावर्तित करके छवि बनाती है, इमेज बनाती है, प्रतिबिंब बनाती है। उस वस्तु को दर्पण कहा जाता है। आपके घर, सबके घरों में दर्पण तो होता ही है। अब किसी ने आपसे पूछा कि दर्पण के गुण बताओ, क्वालिटी बताओ, तो आप ये थोड़ा कहो कि भाई ठीक है प्रतिबिंब बनाने, ये तो हो गया, वैसे वस्तु का आपने दर्पण कह दिया, लेकिन क्वालिटी क्या है। पहली गुण, जब आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो पहली बात तो इसमें एक क्लियर होती है कि जब जैसे आप दर्पण के सामने खड़े हुए तो प्रकाश से किरण जो है, देखो बनता कैसे समझ लो, गुण फिर एकदम सीधा गुण पर आएंगे। ये कोई वस्तु है, अब एकदम तो भाई आप इसका अंधेरे, अगर डार्क रूम में अंधेरे कमरे में तब थोड़ा प्रतिबिंब बना देगी, तो उसके लिए क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए, सीधी सी बात है। अब प्रकाश वस्तु पर गिरा, जो भी जिसकी प्रतिबिंब बनना था, जिसकी छवि बननी थी, अब वहां से प्रकाश परावर्तित हुआ। परावर्तित होने के बाद प्रकाश की किरणें जो है सीधा कहां पर पहुंची, दर्पण पर पहुंचती हैं। उस वस्तु के हर पॉइंट से प्रकाश परावर्तित, क्योंकि प्रकाश जो है जब किरणों के रूप में आता है तो एक ही किरण थोड़ा निकल रही है, बहुत सारी किरणें निकल रही हैं। अगर एक ही किरण निकलती तो एक को लेकर चलते, एक ही लाइन ड्रॉ होती, निकल तो बहुत सारी किरण रही है। तो क्या हो कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर जैसी वस्तु पर गिरता है तो वहां से क्या हो रहा है, वो सीधा कहां पर पहुंचा है, मिरर पर पहुंचा, और इस मिरर पर, इस वस्तु पर ही क्या हो गया, इस वस्तु का प्रतिबिंब बन गया, इस वस्तु की छवि बन गई। तो इस वस्तु पर, जिस वस्तु पर छवि बनी है, उस वस्तु को क्या नाम दे दिया गया, दर्पण नाम दे दिया गया कि यार ये दर्पण है, ये आपका मिरर है, शीशा है। अब अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं, शीशे के सामने खड़े हैं, तो आपका लेफ्ट हैंड बिहेव करता राइट हैंड की तरह, राइट हैंड बन जाता है आपका लेफ्ट हैंड। सीधी सी बात, जब आप दर्पण के सामने खड़े होंगे तो आपको उल्टा हाथ बन जाएगा, सीधा सीधा हाथ बन जाएगा आपको उल्टा। तो पहला गुण क्या हो गया कि सर पहला गुण तो ये हो गया, विपरीत इमेज बनाते, विपरीत प्रतिबिंब बनाते। विपरीत का मतलब अपोजिट, ध्यान रखना, विपरीत की बात, अपोजिट की बात कर रहे हैं कि लेफ्ट राइट, राइट बन गया लेफ्ट, पहली क्वालिटी तो ये हो गई। ठीक है सर,
दूसरा, आप दर्पण से जितनी दूरी पर हैं, ये दूरी, अगर ये दूरी 5 सेंटीमीटर की है, ध्यान रखना, अगर ये दूरी 5 सेंटीमीटर की, आप 15 सेंटीमीटर पर खड़े हुए हैं, तो 5 सेंटीमीटर या जितने भी सेंटीमीटर आप खड़े हुए हैं, जितने मीटर पर आप खड़े हुए हैं, उतनी ही डिस्टेंस पर दर्पण के पीछे, दर्पण ये रहा, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। ये इसका दूसरा गुण हो गया। अगर आप 6 मीटर पर हैं तो दर्पण के अंदर और दर्पण के पीछे 6 मीटर पर ही, यानी कि आप जब आप शीशे के सामने खड़े हुए हों तो आप देखते हैं कि जितना गैप है उतना गैप आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब जितना गैप आपने ले रखा है दर्पण से, उतनी ही दूरी पर आपका प्रतिबिंब पीछे है। इसका दूसरा गुण हो गया। पहला गुण क्या है इसका, कि आप जब दर्पण के सामने खड़े होते तो आपके विपरीत प्रतिबिंब बनाता है, विपरीत छवि बनाता है, उल्टी छवि बनाता है। मतलब क्या हो गया कि सर ये लेफ्ट हैंड बना देगा राइट हैंड, राइट हैंड बना देगा लेफ्ट हैंड को। यार पहले क्वालिटी ये हो गई। दूसरी क्वालिटी, जितनी दूरी पर आप खड़े हुए हैं उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, दूसरी गुण हो गया। तीसरा गुण क्या होता है, अब प्रतिबिंब जो बनता है दर्पण के सामने आपकी हाइट का लगभग आधा बनता है। मतलब यानी कि अगर आपको, आप ये चाहते हैं कि आपका पूरी की पूरी हाइट जो है, जितनी आपकी इमेज है, जितनी आपकी बॉडी है का साइज है, उसके अकॉर्डिंग आपका इमेज बने, तो उसी हिसाब से आपको क्या लेना पड़ेगा, दर्पण लेना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि दर्पण तो आपने ले लिया छोटा सा और आपका साइज बड़ा, आपकी हाइट ज़्यादा है, उस परिस्थिति में पूरा प्रतिबिंब थोड़ा बन जाएगा। तो फिर आपकी आकृति और दर्पण की आकृति के अनुसार ही प्रतिबिंब बनता है। तो पहले गुण क्या हो गया कि सर जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दर्पण जो है हमारे विपरीत प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, नंबर एक बात। सेकंड पॉइंट कि जितनी दूरी पर हम हैं उतनी ही दूरी पर जो है प्रतिबिंब बनता है। तीसरा गुण कि अगर हमें प्रतिबिंब बनाना है तो हम चाहते हैं कि हमारा पूरा प्रतिबिंब हो, तो कम से कम जो है दर्पण का जो साइज है वो हमारी बॉडी के साइज का आधा तो होना चाहिए, तब चीज़ें क्लियर बन पाएंगी। तीसरे गुण हो गया। चौथा गुण क्या हो सकता है कि 3 गुण क्लियर हो गए, कि अगर चौथा गुण यह है कि अगर हमें दर्पण बनाना है तो दर्पण बनाने के सबसे पहले समझ लो कि दर्पण बनाओगे कैसे, कि कांच की प्लेट लो, कांच की प्लेट के पीछे चांदी की पॉलिश कर दो, ऐसा दर्पण बन जाता है। मिरर प्रैक्टिकल बनाना हो कि कांच के प्लेट के पीछे चांदी की पॉलिश कर दो, तो क्या बन गया, दर्पण बन गया। तो 3 क्वालिटी, आप चौथी क्वालिटी समझे। चौथी क्वालिटी क्या है, दर्पण आपके पीछे जो वस्तु है, अगर आप मिरर के सामने खड़े, आपके पीछे जो भी वस्तु है, आप उस वस्तु को भी दर्पण की सहायता से देख सकते हैं, वो भी विपरीत बनेगी, इसकी चौथी क्वालिटी होगी। तो इस तरीके से ये गुण होते हैं किसके, दर्पण के। तो जिस तरह से दर्पण, आपको दर्पण क्या हो गया सर, दर्पण एक ऐसी वस्तु है जो प्रकाश को परावर्तित करके उसका छवि बनाती है, उस वस्तु को दर्पण कहते हैं। 4 गुण बताए। पहला गुण क्या था कि दर्पण जो है विपरीत, यानी कि विपरीत का मतलब क्या हो गया, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में है, आपको जो लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड बन जाएगा, आपका जो राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड बन जाएगा, पहली गुण। दूसरा गुण क्या बताया, जितनी दूरी पर आप हैं उतनी ही दूरी पर जो है दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है सर। तीसरा गुण, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पूरे इमेज बने तो दर्पण का साइज कम से कम हमारी बॉडी के साइज का आधा तो होना चाहिए, पूरा साइज हम पूरे के पूरे इसमें क्लियर दिखाई दें। चौथा गुण मैंने आपसे क्या बताया कि अगर आपके पीछे कोई भी वस्तु है तो दर्पण जो है उसका भी प्रतिबिंब बनाता है। ये नहीं है कि बस आपका प्रतिबिंब बनाया, आप दर्पण के सामने खड़े हैं, कुछ और नहीं दिखाई देगा, सबको जो चीज़ें आपके पीछे हैं वो भी आपको दिखाई देती है। तो ये गुण होते हैं दर्पण के। तो इसलिए दर्पण को प्रकार समझने से पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द मिरर। मिरर क्या है, तो दर्पण एक ऐसी वस्तु है जो प्रकाश को परावर्तित करके छवि बनाती है, प्रतिबिंब बनाती है, तो उस वस्तु को दर्पण कहते हैं। अब बात क्लियर हो गया और ये गुण आपके हो गए। तो स्टूडेंट अब आगे की बात करते हैं। अब सर ठीक है, दर्पण समझ में आ गया, अब दर्पण के प्रकार समझने। दर्पण के प्रकार,
टाइप्स ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर समझना इसका मतलब। दर्पण आपका दो प्रकार का होता है। पहला उत्तल दर्पण, दूसरा आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को दर्पण का काम क्या है? प्रतिबिंब बनाना। उस वस्तु क्या बोल देते हो आप? दर्पण बोल देते हो। उत्तल दर्पण मतलब कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर। दोनों टाइप का हो गया, क्या होता है? दर्पण और उत्तल दर्पण। और एक और होता है समतल दर्पण, प्लेन मिरर। आपकी समझ में दो चीजें हैं, अवतल दर्पण भी है, उत्तल दर्पण भी। दोनों हमारी इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये बात समझनी है कि सर ठीक है, दर्पण के प्रकार के बारे में आप बताइए। दर्पण दो प्रकार का हो गया, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण मतलब कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण मतलब कोन की मिरर। अब क्वेश्चन कहां पर क्रिएट होता है? कभी कभी कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि अवतल किसे कहें और उत्तल किसे कहें, कि अवतल का उदाहरण क्या है, अवतल को देखकर ही बता पा रहे कि अवतल है या उत्तल है। तो एग्जाम्पल समझना, एक गोले दर्पण लो, गोले दर्पण, ठीक है। अब उस गोले दर्पण को बीच में से कट कर दो, दो पार्ट में कट कर दो। तो जब आप बीच में से दो पार्ट में कट करोगे तो आपको एक पार्ट तो ये मिल जाएगा जो अंदर की तरफ को मुड़ा हुआ होगा, और एक पार्ट ये वाला मिलेगा जो बाहर की तरफ को उभरा हुआ होगा। तो जो दर्पण अंदर की तरफ को मुड़ा हुआ होता है और जिसके पीछे पॉलिश हुई भी होती है, वो उदाहरण होता है किसका? अवतल दर्पण का। वो हो गया कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, जो अंदर की तरफ को मुड़ा हुआ है। और जो बाहर की तरफ को उभरा हुआ होता है, जिसके अंदर वाले पृष्ठ पर पॉलिश होती है। पॉलिश क्यों करते हैं? ताकि परावर्तन ना हो जाए, प्रकाश किरण जो आर पार ना चले जाए, इसलिए, क्योंकि दर्पण है। तो मैंने आपसे कहा दर्पण एक ऐसी वस्तु है जिसके साथ जो आपको जो प्रकाश को परावर्तित करके वस्तु की क्या बनाती है? छवि। देखो परावर्तित कर रही है तब छवि बनेगी, क्योंकि जब दर्पण पर प्रकाश किरण दर्पण पहुंचेगी उसके बाद ये परावर्तित तो आपको दिखाई देगी, परावर्तित तो हो रही है, परावर्तित करके छवि बनाती है। तो उस वस्तु को दर्पण कहा जाता है, जो कि दो टाइप का आपका हो गया, उत्तल दर्पण, और दूसरा क्या हो गया आपका? अवतल दर्पण हो गया। तो अब मैंने क्या कहा, गोले दर्पण ले लिया आपने, गोले दर्पण, स्फेरिकल मिरर इसको बोलते हैं। अब गोले दर्पण को दो पार्ट में कट कर दिया, अंदर जो दूसरा, जब एक पार्ट जो अंदर की तरफ को मुड़ा हुआ है और जिसके पीछे पॉलिश, उसका नाम दे दिया अवतल दर्पण, और जो बाहर की तरफ को उभरा हुआ है अंदर की तरफ का पॉलिश, उसे आपने क्या कह दिया? उत्तल दर्पण। चीजें सिंपल है। और उदाहरण की बात करें, स्पून ले लो, चम्मच ले लो, चम्मच के सामने वाला पार्ट जो अंदर की तरफ को उभरा हुआ है अवतल, उल्टा कर दो, बाहर की तरफ को उभरा हुआ है उत्तल। सीधा एग्जांपल कभी नहीं भूलोगे, चम्मच सबसे सिंपल उदाहरण हो गया। और एक बात तो ध्यान रखना, कोई आपसे ये कह रहा है कि प्राकृतिक दर्पण का उदाहरण दीजिए, प्राकृतिक दर्पण है कि जो प्रकृति का दर्पण है, तो क्या उदाहरण दोगे? ये तो आपने दे दिया, चम्मच ह्यूमन मेड है, मानव द्वारा निर्मित है। लेकिन प्राकृतिक दर्पण कैसा है? जो भी दर्पण आप बनाते हो वो तो आपके द्वारा निर्मित है, क्या बोलते हैं? मानव निर्मित दर्पण, आर्टिफिशियल मिरर। वो कैसे बना? मैंने आपको बताया तो कैसे बनता है, कि कांच के प्लेट के पीछे चांदी की पॉलिश कर दो, क्या बन जाएगा? दर्पण बन जाएगा। और आपसे मैंने क्वेश्चन क्या करा कि अगर आपसे कोई ये पूछ रहा है कि प्राकृतिक दर्पण को एक्सप्लेन करिए, प्राकृतिक दर्पण को उदाहरण दीजिए, तो पानी की सतह, ध्यान रखना, पानी की सतह प्राकृतिक दर्पण है। तो जैसे आप पानी में देखते हैं तो आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। प्रतिबिंब, देखो एक वर्ड आ रहा है प्रतिबिंब, शब्दों पर फोकस करना है, प्रतिबिंब, और एक होता है बिंब, क्योंकि इन दोनों का यूज हम जो है शब्दों में भी करते हैं।
बिंब का मतलब है वस्तु, ऑब्जेक्ट, बिंब का मतलब। और वस्तु का या बिंब का जो इमेज बनती है, जो छवि बनती है, उसे बोलते हैं प्रतिबिंब, इमेज। और इमेज को कैसे परिभाषित करेंगे कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है तो उस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब दर्पण पर फोकस हो जाती हैं तो उन फोकस बिंदुओं को क्या बोला जाता है, प्रतिबिंब कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे बात करें तो जैसे इस वाले केस में जब प्रकाश, ये वस्तु हो गई, यहाँ से प्रकाश की किरण चली और वे इन बिंदुओं पर फोकस हो गई, ठीक है। और इन बिंदुओं ने, इन फोकस बिंदु क्या नाम दे दिया, प्रतिबिंब तो कहा गया। ये फोकस बिंदु ये तो थे, किसके फोकस बिंदु थे, प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर फोकस हो गई उन्हें तो फोकस बिंदु कहा गया। और ये फोकस बिंदु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं, छवि बनाते हैं। छवि को क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब कहा जाता है। तो वो यही तो है प्रतिबिंब। बिंब मतलब वस्तु, प्रतिबिंब मतलब इमेज। अंतर हो गया, बात समझ के चलना। तो पानी की सतह जो है किसका उदाहरण है, प्राकृतिक दर्पण का उदाहरण है, नेचुरल मिरर का उदाहरण है। तो ये बात ध्यान, कोई आपसे पूछे कि पानी की नेचुरल बताइए कि नेचुरल मिरर कैसे बनता है, तो पानी का सबसे अच्छा उदाहरण हो गया। तो दो टाइप के दर्पण हो गए, उत्तल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। गोले दर्पण को बीच में से कट कर दिया तो जो पार्ट अंदर की तरफ को उभरा हुआ था उसे आपने क्या नाम दिया, अवतल दर्पण नाम दिया। और जो पार्ट बाहर की तरफ को उभरा हुआ है, जिसके अंदर वाले भाग पर पॉलिश है, उसे आपने क्या नाम दे दिया, उत्तल दर्पण दे दिया। तो इस तरीके, मैंने आपका अगर ये भी भूल जाओ तो सीधा ध्यान रखना, चम्मच, चम्मच के अंदर वाला पार्ट अवतल, उल्टा कर दो उत्तल। अब क्लियर जो है उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी हमें कि ठीक है उत्तल कौन सा है, अवतल कौन सा। चीज़ों को देखते हुए चलो, फिजिक्स में जितना आप इमेज क्लियर करोगे उतनी चीज़ें आप पे क्लियर रहेंगी। तो एक बात तो ध्यान रखना, साइंस का मतलब क्या है, SCIENCE, साइंस का मतलब है विज्ञान, ठीक है। और विज्ञान का मतलब होता है, अगर सिंपल आपसे कोई पूछा कि विज्ञान को परिभाषित की, तो इसका हिंदी मीनिंग हो गया विज्ञान कि प्रयोग करने के आधार पर, प्रयोग करके आपको जो ज्ञान प्राप्त हो उसे आपने क्या नाम दे दिया, उसे आपने विज्ञान कहा। कि आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया और आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, वो क्या हो गया, वो विज्ञान हो गया। अब इस विज्ञान, अगर हम साइंस शब्द की बात करें, अगर आप इस साइंस शब्द को बार बार रिपीट करोगे, साइंस साइंस साइंस, तो एक वर्ड निकल कर आता है बार बार रिपीट करने से, सेंस। सेंस मतलब जैसे बोलते हैं आपको कॉमन सेंस नहीं है क्या, सेंस मतलब वो तो हो गया कॉमन सेंस कि इसकी बेसिक जानकारी, आधार की जानकारी, की नॉर्मल जानकारी तो आपको होनी चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए, वो कॉमन सेंस आपका हो गया। यहाँ सेंस का मतलब क्या है कि साइंस को बार बार रिपीट कर, साइंस 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 साइंस, तो सेंस वर्ड निकल कर, साइंस वर्ड की इमेज साउंड आती है तो सेंस हो गया। सेंस का मतलब हो गया आपकी इमेज क्लियर होनी चाहिए। अगर मैंने आपसे ये कहा कि आप कमरे में जाओ और कमरे में जाकर जो एप्पल लेकर आओ, एप्पल के लिए, एप्पल जैसे आपने सुना कि ठीक है सर सेब लेकर आना है, तो आप कमरे में गए, आप सेब ही उठाकर आए क्योंकि सेब की इमेज आपके माइंड में क्लियर है। आपसे मैंने कह दिया आप रूम में जाओ, रूम में जाकर जो है तोरण लेकर आओ, या तोरण का उदाहरण दो। तो जब आपको तोरण की इमेज ही क्लियर नहीं, तोरण का सेंस क्लियर नहीं है, तो आप तोरण का उदाहरण नहीं बता सकते। ये गलती होती है विज्ञान समझने में, कि साइंस का मतलब ये नहीं है कि कोई भी परिभाषा आपको दी, आपने परिभाषा रटा और नंबर लेकर आ गया, फिर आपके बारे में मुझसे पूछा गया तो आप कुछ नहीं बता पाए, तो इस आधार पर क्या हो गया, आपने चाहे 95 गेन कर रखा और आपको पता कुछ नहीं तो आप जीरो हैं। ये बात ध्यान रखना। तो चीजें क्लियर होनी चाहिए। साइंस का मतलब इमेज हो गया, हम साइंस पढ़ रहे हैं तो उसको पूछे कि साइंस क्या होती है, विज्ञान है। मतलब कि प्रयोग करने के आधार पर आपको जो ज्ञान प्राप्त हो उसे आपने क्या नाम दिया, विज्ञान कहा। कि प्रयोग करा, प्रयोग के आधार पर आपको ज्ञान प्राप्त हो, क्या हो गया, विज्ञान हो गया। अब विज्ञान, इस साइंस की आपकी 3 ब्रांच हो गई। पहली ब्रांच हो गई कौन सी, फिजिक्स, PHYSICS। तो फिजिक्स का मतलब क्या है, भौतिक। भौतिक विज्ञान नहीं, अभी बताऊंगी भौतिक विज्ञान कब बोलते हैं, फिजिक्स। दूसरा केमिस्ट्री, मतलब रसायन। तीसरा बायोलॉजी,
जीव विज्ञान। अब समझना, फिजिक्स है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारी ब्रांच कौन से, हम क्या के बारे में डिस्कस करें, फिजिक्स के बारे में डिस्कस करें। अगर आपसे कोई ये कहे कि PHYSIC कर दो, इसका क्या मतलब होगा फिजिक्स का? इस फिजिक्स का मतलब है कि सर आपको कैसे स्पेलिंग गलत है, नहीं, इस अगर आप एस हटा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है औषधि। अगर जैसे हमने फिजिक्स में से एस को एलिमिनेट कर दिया, एस को हटा दिया, ये बात ध्यान रखना, फिजिक्स में से एस को हटाते ही क्या बन जाएगा, औषधि बन जाएगा। इसलिए कहा जाता है फिजिक्स में शब्दों की इंपॉर्टेंस है, वर्ड की इंपॉर्टेंस है। अगर वर्ड क्लियर है तो चीजें आपके सामने क्लियर होती है कि फिजिक्स का मतलब क्या हो गया, औषधि हो गया। और एस लगाते ही क्या बन जाएगा, भौतिक बन जाएगा। तो देखना है कि एक ही वर्ड चीजें कैसे चेंज कर रहा है। तो हम ये चीज समझने फिजिक्स पढ़ते हुए कि जो टॉपिक हमारा है उसमें शब्दों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्दों का चयन से ही, अगर शब्दों का चयन आपका सही नहीं है तो आपके अर्थ का जो है निरर्थक हो जाएगा, आपका अर्थ का मतलब बदल जाएगा, आपका शब्दों का मतलब बदल जाएगा, आपके कहने का मतलब चेंज हो जाएगा। तो ये मेरे अंदर इंपॉर्टेंस होती है। अब भौतिक विज्ञान कब लिखना है, जब आप ये लिखोगे फिजिकल साइंस, PHYSICAL फिजिकल साइंस, तब आप कहोगे भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। केमिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, क्योंकि यहां पर फिजिक्स आपने कहा, आपने आप लिख दिया भौतिक विज्ञान, विज्ञान को तो साइंस बोलते, साइंस तो जोड़ दो, फिजिक्स साइंस बोल नहीं बोल सकते, बड़ा अजीब लगता है, फिजिक्स साइंस, फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान, केमिकल साइंस। तो ये बात ध्यान रखना कि कब कौन सा वर्ड कैसे कैसे बोला जाता है। तो फिजिक्स मतलब क्या, भौतिक, ऐसा हटा दो क्या बन गया, औषधि बन गया, तो फिजिक्स मतलब हो गया। तो यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि सारा शब्दों का जो सारा का सारा जो खेल है वो सारा शब्दों का खेल है। अगर आपने वर्ड भी चेंज कर दिया, यहाँ पर एक अल्फाबेट चेंज हुआ, पूरा मीनिंग चेंज हो गया। भौतिक किसमें पहुंच जाएगा, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री पहुंच जाएगा, मेडिसिन की बात कर रहे हैं, केमिकल में पहुंच गया, तो ब्रांच चेंज हो गई। तो इसलिए कहा 3 ब्रांच। तो आपको ये बच्चा समझ के चलनी होती है कि हम किसी भी चीज के जो भी सब पढ़ रहे हैं उसके सबसे पहले सेंस क्लियर हो, हमारे पास इमेज क्लियर हो जाए। अब उत्तर को आपने अवतल बता दिया, या अवतल का आपने उत्तर बता दिया, सारा मीनिंग चेंज हो गया। कैसे मीनिंग चेंज हुआ कि अवतल तो अंदर की तरफ को मुड़ा हुआ भाग होता है, ऐसा दर्पण जो अंदर की तरफ को मुड़ा हुआ होता है, दर्पण का, गोल दर्पण का वो भाग जो अंदर की तरफ को मुड़ा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। जैसा समझा वैसे बता दो कि गोले दर्पण का वो भाग जो अंदर की तरफ, क्योंकि गोले दर्पण का तो भाग है, अलग से थोड़ा बन रहा है, ये ऐसा तो नहीं कि अलग से बना हुआ आपको मिलता है, कि गोले दर्पण का वो भाग जो अंदर की तरफ को मुड़ा हुआ होता है और जिसके पीछे पॉलिश हुई भी होती है। पॉलिश क्यों करते हैं पीछे, ताकि जब लाइट इस पर गिरे तो आर पार ना चले जाए, क्योंकि परावर्तन का जरूरी क्या है, अपारदर्शी वस्तु का होना। तो ये बात समझाई गई कि अगर आपने कह दिया अवतल दर्पण, उसमें आपने इमेज ये बना दी, तो सारा खेल चेंज हो गया। तो ये अंतर होता है। अब अवतल दर्पण होता क्या है सर, लिखना कैसे, गोल दर्पण का वो भाग पहले समझ लो, फिर बाद लिख तो अपना आप भी देंगे बनाकर, कि गोल दर्पण का वो भाग जो अंदर की तरफ को मुड़ा हुआ होता है, जिसके पीछे पॉलिश हुई होती है, उसे क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण कहा जाता है। और गोल दर्पण का वो भाग जो बाहर की तरफ को भरा हुआ होता है और जिसके अंदर 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 वाले पृष्ठ पर पॉलिश होती है, उसको क्या कहा जाता है, उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। तो इस टाइप 2 टाइप के दर्पण आपके बन जाते हैं, एक बन जाएगा अवतल दर्पण, दूसरा बन गया आपका उत्तल दर्पण। तो ऐसी चीजें काम करती हैं, अवतल और उत्तल 2 टाइप का हो गया। इसको कॉन्वेक्स, इसको कौन के, दोनों का ही यूज है। अगर एक का भी यूज नहीं हुआ, एक ही आपने यूज कर रखा है, तो इस डेली लाइफ के अंदर हमें ये पता होना कि उदाहरण क्या है। अवतल दर्पण की बातें कहां यूज हो रहा है बता सकते हैं हमको, गाड़ियों की हेडलाइट्स में, टॉर्च में, सर्च लाइट में, सेविंग मिरर जो होते हैं वहां यूज होते हैं अवतल दर्पण। कौन के मिरर, गाड़ियों की हेडलाइट्स होती है, टॉर्च होती है, सर्च लाइट जिससे खोजते हैं, वही टॉर्च हो गई आपकी, सेविंग मिरर, अवतल दर्पण वहां यूज होता है। पता भी होना कहाँ यूज कर रहे हैं, कि जरूरत क्या पड़ रही है। गाड़ियों की हेडलाइट्स अगर नहीं होगी, अंदर की तरफ उभरी हुई, आपने उसको उल्टा कर दिया, उल्टा करने से क्या होगा कि आपको जो है फिर लाइट जो सामने गिर रही है वो नहीं गिरेगी। उत्तर का उदाहरण क्या है, आपकी बाइक या कार या बस जो भी है उसके साइड में लगा हुआ मिरर क्या कहलाता है, आपका उत्तल दर्पण है। अब वो लगाते क्यों, जब साइड मिरर होते हैं, गाड़ियों के साइड में जो मिरर लगा हुआ है उसका काम ये होता है, उसका क्या, उस दर्पण को क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। क्यों, क्योंकि वो बाहर की तरफ को भरा हुआ होता है। कभी टच करके देखना बाइक का साइड मिरर,
तो उसका जो पृष्ठ है ये बाहर की तरफ को उभरा हुआ होगा, इस तरीके से थोड़ा सा कर्व सरफेस में होगा, वक्र पृष्ठ के फॉर्म में होगा, एक कर्व के फॉर्म में होगा। अब वो काम क्या करता है कि पीछे से जब आप बाइक चला रहे हैं, पीछे से जो भी वस्तु आ रही होती है उस वस्तु का स्पष्ट, क्लियर और छोटा प्रतिबिंब दर्पण पर बना देता है। इस तरह से हमें पता चल जाता है कि वस्तु कितनी बड़ी क्यों ना हो, ट्रक हो, कार हो, ट्रेन हो, कुछ भी हो, तो उस दर्पण से हमें पता चल जाता है, उत्तल दर्पण से, कि पीछे जो वस्तु आ रही है वो वस्तु कौन सी है। लेफ्ट में राइट में दोनों में लगा हुआ होता है। तो उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है गाड़ियों के साइड मिरर में, मोटरसाइकिल के साइड मिरर में, बाइक के साइड मिरर में, चीजों को देख क्लियर और स्पष्ट देखने, छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए। और दूसरी बात, इस समय ऐसा लगता है कि जैसे उत्तल दर्पण से, कि जैसे प्रकाश जो है या वस्तु जो है इस दर्पण से बाहर आ रही है। ये उपयोग हो गए, क्योंकि हमें क्या समझना है कि हमें तो ये भी समझना है कि इमेज कैसे बनाते हैं। पहले तो हमने समझा कि अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है और कहाँ ये यूज हो रहे हैं। तो मैंने आपसे क्या 4 क्वेश्चन मैंने आपसे बताए थे, क्या है ये, ठीक है। गोल दर्पण के भाग होते हैं, गोले दर्पण का भाग जिसको बीच में कट कर दिया, जो अंदर की तरफ को भर गया उसे अवतल क्या है, जो बाहर की तरफ का उसे उत्तल क्या दिया, ठीक है। कहाँ है, बाइक के साइड मिरर में। ये कहाँ पर होता है, हेडलाइट्स में होते हैं, सर्च लाइट में होते हैं, टॉर्चेस में होते हैं, वहां पर लगे हुए होते हैं। ये कहाँ पर होते हैं, साइड मिरर में होते हैं। एग्जाम्पल भी क्लियर होगी। अब क्या काम करते हैं, अगले हमारा जो क्लासेस है उसमें हम यही बात समझेंगे कि अवतल दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। आपको ध्यान है कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ऐसे भी आ जाते हैं कि अगर अवतल दर्पण फोकस पर रखा हुआ है, ध्रुव पर रखा हुआ है, वक्रता त्रिज्या पर रखा हुआ है, वक्रता केंद्र पर रखा हुआ है, अनंत पर रखा हुआ है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। एक टेबल सी होती है, उस टेबल में से क्वेश्चन जरूर आता है। अब वो टेबल इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि इसको रटना, इसको याद करना बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, स्टूडेंट के लिए। तो अब हमें उस टेबल को ऐसे सिंपल तरीके से समझना है कि उसमें से क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, चाहे कोई भी पार्ट ऑफ पूछ रहा हो, आप बनाकर आप उसको टेबल बनाया एकदम से बता दे कि ये इसका आंसर है, एक नंबर आपको सीधा क्लियर हो गया। यानी कि उसको भी याद करके नहीं जाना, उसको समझ के जाना है कि क्या क्या चीज़ें क्लियर करनी है। तो जैसे आपने यहाँ पर समझा कि दर्पण क्या हो गया, एक ऐसी वस्तु होगी जिसके साथ जो प्रकाश को परावर्तित करके छवि बनाती है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, दर्पण कहा जाता है। दर्पण के गुण समझ लिया आपने। और उसके बाद मैंने आपसे कहा 2 प्रकार के हो गए, उत्तल और अवतल। अवतल को मैंने आपको क्या कहा कि गोले दर्पण का भाग होता है, जब आप बीच में कट कर दोगे तो 2 भाग आपको मिल जाएंगे, जो अंदर की तरफ को उभरा हुआ होगा अवतल, जो बाहर की तरफ को उभरा हुआ होगा उत्तल दर्पण। तो चीजें ऐसे काम कर रही, ठीक है। तो स्टूडेंट अब उसके बाद क्या है कि अवतल दर्पण का मैंने आपको बताया उपयोग क्या होता है। उपयोग में मैंने कहा अवतल दर्पण कहाँ का यूज हो रहा है, टॉर्च में यूज हो रहा है, हेडलाइट्स में यूज हो रहा है, व्हीकल्स में यूज हो रहा है, ठीक है। और साथ में मैंने कहा सेविंग मिरर, सेविंग जो मतलब सेविंग करवाते हैं, ठीक है, दाढ़ी बनाने वाले, दाढ़ी मिरर वाले में, वहां पर इसका यूज हो रहा है। उत्तल दर्पण कहाँ यूज हो रहा है, अवतल हो गया, अवतल की बात करें, अवतल कहाँ पर यूज हो रहा है। उत्तल कहाँ पर यूज हो रहा है, गाड़ियों के साइड मिरर में, जो साइड में लगे हुए होते हैं साइड मिरर बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी होती है। तो ऐसा में भी पता चल जाता है कि हाँ ठीक है, जो चीज़ें हमारे पास हैं, वो टॉपिक जो हमारे पास है वो कहाँ पर है और किस किस तरीके से है। और फिर मैंने आपको ये बताया कि अगर कोई आपसे ये पूछ रहा है कि सर प्राकृतिक दर्पण का उदाहरण दीजिए, प्राकृतिक दर्पण, तो भैया पानी की सतह प्राकृतिक दर्पण है, छवि तो बना रहा है, प्रकाश को परावर्तित कर रहा है, कोई दर्पण होगा। अब वो चाहे पानी क्यों ना हो, तो पानी से तो कैसा हो गया, पानी को तो आप नहीं बना सकते, प्राकृतिक है, प्राकृतिक सतह हो गई। पानी सतह कैसा हो गया, उदाहरण प्राकृतिक, उदाहरण प्राकृतिक दर्पण का उदाहरण हो गया। अब 2 वर्ड भी आ रहे थे इसमें, एक बार प्रतिबिंब, समय में प्रतिबिंब के क्वेश्चन हमारे प्रतिबिंब सामने आ गया था, फिर बिंब आया, क्योंकि बिंब के साथ प्रतिबिंब बनता है, आपने किताबों में बहुत बार देखा भी होगा। बिंब का मतलब क्या, वस्तु होता है, मतलब ऑब्जेक्ट, सिंपल कहे तो। और बिंब की ही छवि बनती है, और छवि को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। बिंब यानी कि वस्तु, बिंब की जो इमेज बन रही है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यानी कि इमेज। उसके बाद क्या डिस्कस करा कि साइंस के बारे में, आपको साइंस मतलब साइंस विज्ञान है, 3 बनाते, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। कब कहाँ यूज करना है ऐसा हटा दिया तो फिजिक्स बन गया, तो इसलिए फिजिक्स कहा जाता है। ये भौतिक हो गया, भौतिक विज्ञान बोलो तो फिजिकल साइंस बोलो, केमिकल साइंस बोलो, किस तरह चीजें क्लियर होती हैं। तो ये आपको एक ब्रांच हो गई। और देन उसके बाद ही तो हमारे डिस्कस हो कितने टाइप का, 2 टाइप का हो गया। तो स्टूडेंट अब हमारी जो क्लासेस होगी अगली, उसमें हम इस बात में डिस्कस करेंगे सर ये इमेज कैसे बनाता है, जो टेबल है। टेबल के साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो हमारी टेबल है उसमें दर्पण, अगर आपका वस्तु फोकस पर रखा हुआ तो कैसे वर्क करता है, अगर वो वस्तु आपका दर्पण पर रखा हुआ है, वक्ता केंद्र पर रखा हुआ है, ध्रुव पर रखा हुआ है, तो वो कैसे वर्क करता है। यानी कि दर्पण परावर्तन के नियम द्वारा, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन दर्पण के द्वारा, इस पर भी डिस्कस हम करेंगे। तो अगली क्लास हमारी इसी टॉपिक पर होगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, बाकी आपके नेक्स्ट पीरियड में। ओके, थैंक यू वेरी मच।
तो अब इस वीडियो की सबसे ज़रूरी बात सुनिए। अगर आप अपना कंप्लीट कोर्स चाहते हैं कि भैया हमको हमारा कंप्लीट कोर्स मिल जाए, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर एक तरफ से शुरू से लेकर के अंत तक पूरे वीडियो लेक्चर हमको मिल जाएं। अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए प्लस आप चाहते हैं कि आपको बने बनाए नोट्स भी मिल जाएं, हमको नोट्स भी ना लिखना पड़े, तो इस सुविधा के लिए, क्योंकि YouTube पर कंप्लीट कोर्स उपलब्ध कराना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि नोट्स अपलोड करने की कोई सुविधा YouTube पर नहीं है। अब अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स के साथ, तो आप हमारा डिजायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पर डिजायर पॉइंट लिख कर सर्च कर सकते हैं। ये चैनल का लोगो है, प्ले स्टोर पर ऐप आ जाएगा। ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, यानी अपना नाम, गांव, सारा डिटेल भर के अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना अकाउंट बना लेना है। और जो अकाउंट बनाइएगा उसका पासवर्ड ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि पासवर्ड अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो अपना पासवर्ड बना लेना है, अपना अकाउंट बना लेना है, रजिस्टर कर लेना है, और ऐप पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे प्लस नोट्स मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड बैचेस के साथ साथ लाइव बैचेस भी अगर स्टार्ट हो रही होंगी तो वो भी आपको मिल जाएंगी, यानी ऐप पर आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, डाउट सेशन मिल जाएगा लाइव क्लासेस के दौरान, और आपको नोट्स मिल जाएंगे, यानी आपकी पढ़ाई पूरी तरह से हो सकेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए ये हमारा नंबर है, आप हमको कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9129 28 63 65। इस नंबर पर आप हमसे कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद।